सी प्लस प्लस के कुछ और क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। अगला सवाल है, नेम दी ऑपरेटर्स दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ऐसे कौन से ऑपरेटर्स हैं जो ओवरलोड नहीं हो सकते। इसमें आपका साइज ऑफ है, डॉट स्टार है, डॉट एरो है, फिर स्कोप रेजोल्यूशन है, और ये क्वेश्चन मार्क के साथ जिसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। व्हाट इज अ कंटेनर क्लास एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंटेनर क्लास। कंटेनर क्लास क्या होता है, कौन कौन से टाइप होते हैं इसके। तो कंटेनर क्लास एक ऐसी क्लास है, इस तरीके से समझिए इसको, दैट इज यूज्ड टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी और एक्सटर्नल स्टोरेज। तो अगर आपको ऐसा क्लास चाहिए जिसमें आपको ऑब्जेक्ट रखने हैं मेमोरी में, एक्सटर्नल स्टोरेज में, एक कंटेनर क्लास एक तरीके से एक जेनेरिक होल्डर की तरह समझ लीजिए। ये जैसे मैं बताने की कोशिश की, एक कंटेनर क्लास का एक प्री डिफाइंड बिहेवियर होता है और एक प्रॉपर वेल नोन इंटरफेसिंग होती है इसकी इंटरफेस। एक कंटेनर क्लास एक सपोर्टिंग क्लास है जिसका काम होता है किसी तरीके से हाइड करना जो टोपोलॉजी है, जिस तरीके से जो ऑब्जेक्ट हमारे किसी तरीके से भी ऑब्जेक्ट लिस्ट हो सकते हैं मेमोरी में हमें पता नहीं कैसे ऑब्जेक्ट लिस्ट है, यहाँ है कोई, यहाँ है, किस तरीके से लिस्टेड है, किस तरीके से लिंक्ड है। तो इनको इनकी टोपोलॉजी को हमको हाइड करना है, उसके लिए हम कंटेनर क्लास यूज करते हैं। तो जब एक कंटेनर क्लास इसके पास मिक्स्ड ऑब्जेक्ट होते हैं तो इसे हम कहते हैं हेट्रोजेनियस कंटेनर। और जब कंटेनर के पास वो ऑब्जेक्ट हैं जो सारे सेम होते हैं, होल्डिंग अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑल सेम, एक जैसे, तो इसे हम होमोजेनियस कंटेनर क्लास कहते हैं। इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं। इनलाइन फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया था पहले, शायद हम इसको देख चुके हैं। इसमें जो अगर किसी भी फंक्शन के सामने इनलाइन लिख दिया आपने, तो इनलाइन लिखते ही होगा क्या कि जो भी इनलाइन फंक्शन में जो कोड लिखा है वो उठ के सीधा कोड में एम्बेड हो जाता है या कोड में दर्ज कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके लिए कोई फंक्शन कॉलिंग वगैरह नहीं होगी, जैसे फंक्शन की जो ओवरहेड वगैरह होता था वो नहीं होगा इसमें। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इनलाइन फंक्शन केवल एक रिक्वेस्ट है कंपाइलर को कि इनलाइन करना है कि नहीं करना है। कंपाइलर आपके इनलाइन जो आपने लिखा है उसको डिनाई भी कर सकता है। तो इनलाइन कीवर्ड ये बताता है कंपाइलर को कि आप ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो कोड हमने यहाँ लिखा है। कोड छोटा होता है अमूमन। जो फंक्शन डेफिनेशन है, हर एक फंक्शन डेफिनेशन जहां जहां वहां, ये मान लीजिए 3 लाइन का फंक्शन है, 3 लाइन वहां पर दर्ज हो जाएगी जाके। और ये सब्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से कंपाइलर के डिस्क्रिप्शन पे है। कंपाइलर चाहे तो कर देगा, नहीं चाहे तो नहीं कर देगा। कंपाइलर हो सकता है कि इनलाइन ना करे फंक्शन को, अगर इफ इट्स एड्रेस इज टेकन और इफ इट्स टू लार्ज टू इनलाइन, यानी कि अगर आप, जैसे मैंने बताया कि छोटा होता है अमूमन, अगर आप बड़े फंक्शन को इनलाइन करना चाहेंगे तो हो सकता है कंपाइलर इसे डिनाई कर दे, या फिर जिस एड्रेस की बात आप कर रहे हैं वो एड्रेस किसी और ने ले रखा हो। ओवरलोडिंग क्या है। ओवरलोडिंग, अच्छा एक गाड़ी है, गाड़ी लोडर गाड़ी है, उसमें आपने सामान रख दिया। मान लीजिए उसमें 10 बॉक्स आ सकते थे, आपने उसमें 100 रख दिए, तो ओवरलोड हो गया। बस यही ओवरलोडिंग है। सी प्लस प्लस में मान लीजिए आप, ये प्लस काम करता है जैसे 2 + 3 करेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 से ऐड करने की कोशिश करें तो ये आपने प्लस को एक एक्स्ट्रा काम दे दिया कि साहब ऐसा है कि आप 2 और 3 को तो ऐड कर रहे थे, नंबर्स को, इंटीजर को तो ऐड कर रहे थे, रियल नंबर्स को ऐड कर रहे थे, कृपया ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड कर दीजिए। तो आपने प्लस को एक्स्ट्रा काम दे दिया। इसी तरीके से फंक्शन ओवरलोडिंग भी होती है। आपने कहा ऐड फंक्शन लिख देता हूं मैं, अब ऐड ऐसे करिए, आप 2 इंटीजर को भी ऐड कर दीजिए, 2 ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर दीजिए, और ऐसा करिए 2 रियल नंबर को भी ऐड कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड कर दीजिए। तो आपने ओवरलोड कर दिया। तो ओवरलोडिंग एक तरीका है जब आप एक से ज्यादा डेफिनेशन एक फंक्शन को, फंक्शन के नाम को सेम स्कोप में देने की कोशिश करते हैं। और 2 फंक्शन जिसमें ओवरलोडेड फंक्शन दोनों होंगे, इनकी आर्गुमेंट लिस्ट अलग होगी। यानी कि अगर आपने फंक्शन ये ऐड दिया ना तो इसके अंदर जो आर्गुमेंट लिस्ट है वो अलग होगी। यानी कि किसी में इंट होगा अंदर, अगर ऐड की बात करें, किसी में हो सकता है फ्लोट हो, ऐसे करके। तो ओवरलोडिंग फंक्शन में जो आर्गुमेंट लिस्ट है उसमें सेम टाइप होंगे, लेकिन जो रिटर्न टाइप, अगर मान लीजिए केवल रिटर्न टाइप केवल अलग होता है तो ये एरर हो जाएगी। तो अगर ऐड के में ये जो आर्गुमेंट टाइप्स आपने एक जैसे दे दिए, जैसे हमेशा इंटीजर है, और यहाँ पर कहा कि चलिए अगली बार आप फ्लोट लौटा दीजिए, अगली बार इंटीजर लौटा दीजिए, तो ये इसमें एरर आ जाएगी। मतलब जो आर्गुमेंट है उस पर मेन थ्रस्ट है, उस पर डिसीजन होगा। ओवरराइडिंग का मतलब क्या है। ओवरराइडिंग, अब मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, अब आप आराम से अपनी स्पीड में चला रहे हैं, एक साहब आए और उन्होंने कहा कि वो आपको उन्होंने क्रॉस कर दिया और आपके आगे हो गए, या आपको क्रॉस करके कहीं चले गए। और ओवरराइडिंग को इसी तरीके से समझिएगा कि मान लीजिए किसी ने आपको कहा कि ये मैं फंक्शन देता हूं ऐड, तो किसी ने कहा फंक्शन ऐड है, आपने कहा नहीं साहब मैं तो अपना बनाऊंगा फंक्शन, मैं तो आपके आगे निकल जाऊंगा, लेट मी मेक माय फंक्शन। तो ओवरराइड का मतलब ये है
कि जब आप ओवरराइड करते हैं मेथड को तो जो सब क्लास होती है, क्योंकि आपका ये एक बेस क्लास होगी, एक डिराइव क्लास होगी, तो जो बेस क्लास है, जो उसकी जो सब क्लास है, डिराइव क्लास की बात कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर फंक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर है, आप उसी नाम से सेम रिटर्न टाइप सब कुछ सेम करके आप अपना फंक्शन लिख देते हैं और सेम पैरामीटर लिस्ट बिल्कुल सिमिलर फंक्शन बना देते हैं। और जो सिमिलर फंक्शन आप बना रहे हैं वो बिल्कुल सेम होगा और नाम भी सेम होगा, तो इस उसका मतलब ये ओवरराइड। अगर आपने अलग फंक्शन लिख दिया तो वो तो अलग ही हो गया, फिर ओवरराइडिंग का कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं रहा। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब बिल्कुल सेम चीज आपने बेस क्लास में दे रखी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सेम तरीके से आपने अपना कुछ और इम्प्लीमेंटेशन उसका अपनी डिराइव क्लास में दिया है। तो डेफिनेशन मेथड ओवरराइडिंग की अगर समझिएगा तो एक तो बेस क्लास डिराइव क्लास दोनों में सेम मेथड नेम होना चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, आर्गुमेंट लिस्ट सेम होना चाहिए। तो ओवरराइडिंग मेथड का मतलब ये होता है कि आप रिप्लेस कर रहे हैं जो फंक्शनैलिटी यहाँ पर बेस क्लास में दी हुई है ऐड की, उसके अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है। आप जो डिराइव क्लास में है ऐड लिखेंगे बिल्कुल सेम चीज लिखेंगे, यहाँ की फंक्शनैलिटी कुछ और होगी। मान लीजिए फंक्शनैलिटी ऐसी है, यहाँ इसकी फंक्शनैलिटी आप कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। और इस ओवरराइडिंग फंक्शनैलिटी के लिए हम चाहते हैं कि पेरेंट और चाइल्ड क्लास हो, क्योंकि बेस और डिराइव क्लास की बात हो रही है। जो चाइल्ड क्लास है वो डिफाइन करेगा सेम मेथड को, सिग्नेचर को, और जो जिस तरीके से बेस क्लास में हुआ होगा तभी उसको ओवरराइडिंग कहेंगे। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि फिर ओवरराइडिंग का मतलब नहीं रहेगा अगर आप कुछ नई चीज बना देंगे तो वो तो अपना अपना ही फंक्शन बना रहे हैं। दिस पॉइंटर क्या होता है? व्हाट इज दिस पॉइंटर? दिस पॉइंटर क्या करता है कि ये पॉइंट करता है कि जो प्रेजेंट जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 ऑब्जेक्ट है, आप पता करना चाहते हैं अरे किस ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है, तो आप दिस से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस पॉइंटर ये एक पॉइंटर है जो आप एक्सेस कर सकते हैं विद इन दी मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, स्ट्रक्चर और यूनिट टाइप। ध्यान दीजिएगा, दिस पॉइंटर जो है ये ऐसा पॉइंटर है जिसको एक्सेस कर सकते हैं आप मेंबर फंक्शन किसके, क्लास के, स्ट्रक्चर के या यूनिट टाइप के। ये पॉइंट करता है उन ऑब्जेक्ट को फॉर विच द मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड। ये पॉइंट करता है उस ऑब्जेक्ट को जिसके लिए फंक्शन कॉल हुआ है, जो अभी एक्टिव है। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के पास ये दिस पॉइंटर नहीं होता है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन के पास ये पॉइंटर नहीं होता है। तो जब नॉन स्टैटिक फंक्शन मेंबर फंक्शन इसको कॉल किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट से, तो जो एड्रेस है उस ऑब्जेक्ट का वो पास कर दिया जाता है हिडन एज अ हिडन आर्गुमेंट टू द फंक्शन। अगर जब पास किया जा रहा है फंक्शन में तो दिस अपने आप चला जा रहा है। दिस आपको दिख नहीं रहा है, आप अपना जो भी भेजते रहे, लेकिन दिस जो है वो अपने आप चला जा रहा है। जैसे अगर आप करते हैं मान लीजिए माई डे डॉट सेट मंथ करके कॉल करते हैं, जैसे 3 लिखा है यहाँ पे, तो ये तो आपने भेजा, लेकिन आप इसको इस तरीके से समझिए कि अंदर कंपाइलर क्या कर रहा है, अंदर सी प्लस प्लस किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करता है। ये एम्परसेंड माई डेट यानी कि आपके माई डेट जो भी आपकी का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ही कॉल कर रहे हैं आप इसको, तो ऑब्जेक्ट का एम्परसेंट यानी कि आप ऑब्जेक्ट बेसिकली आप इसका एम्परसेंट दे रहे हैं यानी कि आपका रेफरेंस दे रहे हैं, तो दिस रेफर करता है इसी ऑब्जेक्ट को। तो जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है ये अवेलेबल है जो मेंबर फंक्शन है उसके अंदर से एज दिस पॉइंटर। तो दिस पॉइंटर आपको अंदर से, जैसे मैंने आपको पहली लाइन बताई कि दिस पॉइंटर, ये पॉइंटर एक्सेसिबल है कहां पर, जो फंक्शन है क्लास के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर या यूनियन टाइप के अंदर, तो वहीं से अंदर एक्सेसिबल है। इसका मतलब ये जब भी आप इसको कॉल करेंगे फंक्शन में तो फंक्शन के अंदर अपने आप ये एम्परसेंड माई डेट चला जाएगा, यानी कि अपने आप आपको दिस अंदर चला जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन अब देखिए आप कोशिश कर सकते हैं, जब ये तब जरूरत पड़ती है जब आपको कोई और तरीका नहीं होता है, वरना नॉर्मल तो हम ऑब्जेक्ट से कर लेते हैं, पता रहता ऑब्जेक्ट क्या है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेक कॉल डिलीट दिस? अगर आप डिलीट दिस करते हैं तब क्या होता है, क्योंकि अब आप दिस के बारे में जान चुके हैं दिस क्या होता है, अब आप चाहते हैं कि डिलीट करना, डिलीट दिस को, तब क्या होगा? व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेक दिस डिलीट? एक तो समझिएगा कि यहां एक एक करके बताता हूं आपको। कोड के पास 2 बिल्ट इन पिटफॉल्स है। अब देखिए क्या बताना चाह रहा हूं आपको। पहला तो यह है कि अगर वो एग्जीक्यूट करता है इन अ मेंबर फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर जब आप इस तरीके से करते हैं तो 2 पिटफॉल हो जाएंगे। पहले तो यह है कि अगर आप फर्स्ट इफ इट एग्जीक्यूट्स इन अ मेंबर फंक्शन, जब मेंबर फंक्शन जो एक्सटर्न है, स्टैटिक है, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट है, तो प्रोग्राम किसी तरीके से क्रैश होगा जब भी डिलीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये वाला कोई पोर्टेबल तरीका नहीं है एक ऑब्जेक्ट को ये बताने का कि वो इंस्टेंशिएट हुआ था हीप में। तो जो क्लास है, द क्लास कैन नॉट असर्ट दैट इट्स ऑब्जेक्ट इज प्रॉपर्ली इनिशिएटेड। क्लास असर्ट नहीं कर सकती, बता नहीं सकती कि ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली इंस्टेंशिएट या क्रिएट किया जाता। दूसरा ये है कि जब ऑब्जेक्ट खुद सुसाइड करना चाह रहा है इस तरीके से, तो प्रोग्राम जो आप यूज करेंगे ये पता नहीं चलेगा कि ये सुसाइड हो चुका है। और जहां तक इंस्टेंशिएशन की बात आती है प्रोग्राम की, तो जो ऑब्जेक्ट है वो तो स्कोप में रहेगा और एग्जिस्ट भी कर रहा है होगा, जबकि ऑब्जेक्ट
एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो जो डिरेफरेंसिंग है इस पॉइंटर की, अल्टीमेटली आपको इट विल लीड टू ए डिजास्टर। तो अल्टीमेटली आपको डिजास्टर हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम मिसबिहेव करेगा। तो इस तरीके से आप ये मत करिए, क्योंकि कंपाइलर को पता नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया वो स्टैक में गया या हीप में गया। तो ये डिलीट दिस विल कॉज ए डिजास्टर। हाउ वर्चुअल फंक्शंस आर इंप्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में वर्चुअल फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसके लिए हम वी टेबल यूज करते हैं। वी टेबल अपने आप बनता है इसमें। तो वर्चुअल फंक्शन इंप्लीमेंट होता है एक टेबल ऑफ फंक्शन पॉइंटर। ये टेबल ऑफ फंक्शन पॉइंटर से, ये जो वी टेबल है उसमें ये एक टेबल है जिसमें आपके पास फंक्शन पॉइंटर होंगे। तो वी टेबल आपका फंक्शन पॉइंटर रखता है। हर एक मतलब एक एंट्री होगी इस टेबल में हर एक वर्चुअल फंक्शन के लिए जो भी क्लास में। और ये कौन करेगा टेबल क्रिएट? जब एक डिराइव्ड क्लास बनाई जाती है तो जो बेस क्लास है वो पहले बनाई जाएगी जो क्रिएट करेगी वर्चुअल टेबल वी टेबल। और जब डिराइव्ड क्लास ओवरराइड करता है कोई भी बेस क्लास के वर्चुअल फंक्शन को, तो वो एंट्री भी वर्चुअल टेबल में ओवरराइड कर दी जाएगी। किसके द्वारा? डिराइव्ड क्लास की कंस्ट्रक्टर द्वारा। इसलिए यू शुड नेवर कॉल वर्चुअल फंक्शन फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टर। ध्यान दीजिएगा कि आप वर्चुअल फंक्शंस को कभी भी कंस्ट्रक्टर से कॉल ना करें, क्योंकि जो वी टेबल की एंट्रीज हैं उस किसी ऑब्जेक्ट के लिए मे नॉट हैव बीन सेट अप बाय द डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। यार अभी तक जो आपके डिराइव्ड क्लास वाले हैं वो अभी तक उन्होंने सेट किया ही ना हो। तो हो सकता है कि आप बेस क्लास इंप्लीमेंटेशन को कॉल कर लें उस वर्चुअल फंक्शन के लिए। इससे ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है। व्हाट इज नेम मैंगलिंग इन सी प्लस प्लस? नेम मैंगलिंग क्या होता है? तरीका एनकोड करने के लिए जो पैरामीटर टाइप्स हैं फंक्शन और मेथड नेम में, किसी तरीके से यूनिक नेम दें इसको। तो जो तरीका है, द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग दी पैरामीटर टाइप्स विद फंक्शन मेथड नेम इनटू अ यूनिक नेम, इसे नेम मैंगलिंग कहते हैं। और इसका जो दूसरा प्रोसेस होता है, जो रिवर्स प्रोसेस होता है, उसे हम डी मैंगलिंग कहते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पर एक आपके पास बार फंक्शन है, इसको हम मैंगल कर देते हैं बार अंडरस्कोर C3FOIR। तो एक कंस्ट्रक्टर के लिए द मेथड नेम इज लेफ्ट आउट। जो मेथड का नाम है इसको हम छोड़ देते हैं, ये छूट जाता है। तो इसका मतलब अगर हम इसको FOO ये कंस्ट्रक्टर है तो इसको मैंगल कर दिया जाएगा अंडर रूट जो भी आपने यहाँ पर जोड़ा है, C3 फॉइल या जो भी जोड़ते हैं। डिफरेंस क्या है पॉइंटर और रेफरेंस में? रेफरेंस का मतलब होता है एलियास, यानी कि एक दूसरा नाम, उर्फ। तो रेफरेंस हमेशा रेफर करेगा टू सम ऑब्जेक्ट एंड देयरफॉर मस्ट ऑलवेज बी इनिशियलाइज्ड। रेफरेंस का मतलब यह है कि आपको हमेशा अपने आप में जो रेफरेंस है वो कुछ भी नहीं है। रेफरेंस तो उर्फ है, तो जब तक ओरिजिनल नहीं होगा, उर्फ का मतलब यह उसका जो रेफरेंस है उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो रेफरेंस है वो ऑलवेज इट विल रिफर टू सम ऑब्जेक्ट, किसी न किसी ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा वो, इसलिए उसका इनिशियलाइज करना बहुत आवश्यक है। और पॉइंटर्स के पास ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पॉइंटर डज नॉट हैव सच रिस्ट्रिक्शंस। पॉइंटर अपने आप में अलग ही विधा है। और पॉइंटर को हम रीअसाइन कर सकते हैं किसी और डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, जबकि रेफरेंस हमेशा वो रिफर करेगा किसी ऑब्जेक्ट को जिसके द्वारा वो इनिशियलाइज हुआ है। हाउ आर प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स वर्जन ऑफ ऑपरेटर प्लस प्लस डिफरेंशिएट? किस तरीके से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स वर्जन ऑपरेटर प्लस प्लस के आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? जो पोस्टफिक्स वर्जन है ऑपरेटर प्लस प्लस का, जो पोस्टफिक्स वर्जन है ऑपरेटर प्लस प्लस का, उसके पास एक डमी पैरामीटर होता है जिसका टाइप है इंट। जो प्रीफिक्स वर्जन है उसके पास कोई डमी पैरामीटर नहीं होता है इस तरीके का। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट करेंगे पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स को। तो पोस्ट फिक्स के बाद डमी पैरामीटर होता है इंटीजर टाइप का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट कैर स्टार माई पॉइंटर एंड कैर कॉन्स्ट माई पॉइंटर? इसका मतलब क्या है? एक जगह आपने कॉन्स्ट पहले लिखा है, एक बार आपने जब यहाँ पॉइंटर बनाया उसके पहले कॉन्स्ट लिख दिया। इसका मतलब क्या है? पहले समझिएगा, पहला वाला लिखते हैं कॉन्स्ट कैर, यानी कांस्टेंट है, ये कैरेक्टर टाइप है, और यहाँ पर एक पॉइंटर है। तो जो ये पूरी चीज हो गई ये कांस्टेंट हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि एक नॉन कांस्टेंट पॉइंटर है, एक नॉन कांस्टेंट पॉइंटर है, लेकिन ये पॉइंट कर रहा है किसी कांस्टेंट डेटा को। ये अपने आप में माई पॉइंटर कोई कांस्टेंट नहीं है, ये एक नॉन कांस्टेंट पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है किसको? ये कांस्टेंट डेटा को कर रहा है। जबकि जो कैर स्टार कॉन्स्ट, यहाँ पर कॉन्स्ट अंदर है, ये माई पॉइंटर के सामने दिया गया है। इसका मतलब ये है ये एक कांस्टेंट पॉइंटर है। ये यहाँ पर पॉइंटर कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट पॉइंटर नहीं था, ये कांस्टेंट पॉइंटर हो गया। ये पॉइंट कर रहा है किसको? ये किसी, क्योंकि ये कैरेक्टर है, किसी नॉन कांस्टेंट डेटा को पॉइंट कर रहा है। हाउ कैन आई हैंडल अ कंस्ट्रक्टर दैट फेल्स? हम ऐसे कैसे कोई कंस्ट्रक्टर को हैंडल करेंगे जो फेल हो रहा है? हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। कंस्ट्रक्टर के बाद ध्यान दीजिएगा कोई रिटर्न टाइप तो होता नहीं,
कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर का डिफॉल्ट आपको मिलता है। कंस्ट्रक्टर आप अपना उसको ओवरलोड भी कर सकते हैं, लेकिन इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है। तो हम रिटर्न तो कर नहीं सकते कोई भी कोड, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, जैसे हम थ्रो एक्सेप्शन। अब अगला क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर योर प्रोग्राम वुड क्रैश विदाउट रीचिंग द ब्रेक पॉइंट व्हिच यू सेट इन द बिगिनिंग ऑफ द मेन। आप ऐसी सिचुएशन समझ सकते हैं या सोच सकते हैं जहां पर आपका प्रोग्राम क्रैश हो जा रहा है ब्रेक पॉइंट से तक पहुंचने से पहले ही, जो आपने बिगिनिंग में मेन के बता दिया या तय कर लिया। तो C++ आपको अलाउ करता है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन किसका, ग्लोबल वेरिएबल का, इससे पहले कि आप मेन को इन्वोक कर सकें। तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है ग्लोबल वेरिएबल का, इससे पहले कि आप मेन इन्वोक कर सकें। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जो इनिशियलाइजेशन हो रहा है ग्लोबल का, वो कोई फंक्शन इन्वोक कर दे। तो अगर ये फंक्शन क्रैश हो जाता है तो वो मेन के एंटर होने से पहले होगा। नेम टू केसेस where you must use initialization list as opposed to the assignment in a constructor। ऐसे दो केस बताइए जहां पर आपको इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज करनी है, ना कि असाइनमेंट इन कंस्ट्रक्टर। असाइनमेंट जो कंस्ट्रक्टर में होते हैं, तो दोनों ही नॉन स्टैटिक कांस्टेंट डेटा मेंबर और जो रेफरेंस डेटा मेंबर हैं, इनको हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। इसलिए आप यूज करेंगे इनिशियलाइजेशन लिस्ट उनको इनिशियलाइज करने के लिए। नॉन स्टैटिक कांस्टेंट डेटा मेंबर और रेफरेंस डेटा मेंबर, ध्यान दीजिएगा, नॉन स्टैटिक कांस्टेंट डेटा मेंबर और रेफरेंस डेटा मेंबर। कैन यू ओवरलोड अ फंक्शन बेस्ड ओनली ऑन वेदर अ पैरामीटर इज अ वैल्यू और रेफरेंस। क्या इस तरीके से कर सकते हैं आप, ओवरलोड कर सकते हैं? क्या ये जान के या ये समझ के कि पैरामीटर वैल्यू द्वारा है या रेफरेंस द्वारा? नहीं, जो पासिंग बाय वैल्यू है या रेफरेंस है, ये एक तरीके की होती है, ये आइडेंटिकल होती है, बस अंदर का इसका तरीका अलग होता है। डिफरेंस क्या है C++ के स्ट्रक्चर और C++ के क्लास में? आप C++ के स्ट्रक्चर में फंक्शन डाल सकते हैं। जो डिफॉल्ट मेंबर है और जो बेस क्लास एक्सेस स्पेसिफायर है, दोनों के ध्यान दीजिएगा, चाहे आप C++ स्ट्रक्ट को और या फिर इसकी बात करें डिफरेंस अगर देखना चाहे C++ के स्ट्रक्ट और C++ क्लास में स्ट्रक्चर क्लास, तो जो डिफॉल्ट मेंबर है और जो बेस क्लास एक्सेस स्पेसिफायर है, वो दोनों ही अलग होते हैं। इसमें जो C++ स्ट्रक्ट है उसके पास सारे फीचर होते हैं जो क्लास के होते हैं। तो डिफरेंस ये है कि जो स्ट्रक्ट है उसमें बाय डिफॉल्ट मेंबर एक्सेस आपका पब्लिक है, जो मेंबर एक्सेस और जो पब्लिक बेस क्लास इनहेरिटेंस है, और जो क्लास डिफॉल्ट है वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है और पब्लिक बेस क्लास इनहेरिटेंस होती है। दोबारा मैं बताता हूँ आपके कि जो अंतर है इसमें, कि पहली चीज तो है कि दोनों एक ही जैसे होता है। अगर मैं कहूँ स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन लिख सकते हैं C++ के क्लास के भी, तो दोनों एक ही बात होगी। तो डिफॉल्ट मेंबर और बेस क्लास एक्सेस स्पेसिफायर ये दोनों डिफरेंट है। ओके, इसके तो अभी मैं बताता हूँ कैसे। C++ स्ट्रक्चर के पास सारी चीज होती है जो क्लास के पास होती है। जो डिफरेंस है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर का डिफॉल्ट है जो पब्लिक मेंबर एक्सेस है, यानी कि जो मेंबर होंगे उसका जो मेंबर एक्सेस है उसका ऑलरेडी पब्लिक होता है, जबकि क्लास का प्राइवेट होता है। जितने मेंबर होंगे बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो जाएंगे, क्लास स्ट्रक्चर के बाय डिफॉल्ट आपके क्या हो जाएंगे, पब्लिक हो जाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पर अगर आप अगर इनहेरिटेंस करते हैं तो वो पब्लिक होगा स्ट्रक्चर में, लेकिन जो क्लास में होगा वो प्राइवेट होगा, प्राइवेट इनहेरिटेंस। What does extern C int function int star foo accomplish? ये क्या करेगा? Extern C int function int star foo, ये it will turn off name mangling। सबसे पहले जो name mangling है ये खत्म कर देगा जो फंक्शन आप देख रहे हैं, so that one can link to code compiled by the C compiler। ये name mangling खत्म कर देगा ये कोड, ताकि आप लिंक कर सकें जो कोड कंपाइल किया जा रहा है C compiler से। हाउ डू यू एक्सेस द स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास? तो स्टैटिक मेंबर कैसे एक्सेस करेंगे? आप सीधा क्लास नेम से कर सकते हैं। क्लास नेम लिखिए, डबल कॉलन लिखिए और स्टैटिक मेंबर नेम लिख दीजिए, ये तरीका है। व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, वर्चुअल इनहेरिटेंस, एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, जो वर्चुअल इनहेरिटेंस है, और क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस एक तरीका है जिसमें एक चाइल्ड एक से ज्यादा पेरेंट क्लास से ड्राइव हो सकता है, जिसे मल्टीपल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपके अलग अलग बेस क्लासेस हैं, यहाँ पर चाइल्ड क्लास है, ये ऐसे भी ड्राइव हो सकता है, ऐसे भी ड्राइव हो सकता है, ऐसे भी ड्राइव हो सकता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का फायदा ये है कि एक तरीके से ये आपको क्लास को अलाउ करता है कि आप एक से ज्यादा बेस क्लास की फंक्शनलिटी इनहेरिट कर सकें, यानी कि आप मॉडल कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को। डिसएडवांटेज इसका ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस का कि ये बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन को जन्म देगा। जब दो बेस क्लास अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं मेथड जो सेम नेम के हैं, दो बेस क्लास सेम नाम के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तब दिक्कत आएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसलिए जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस
और ये इस तरीके के इनहेरिटेंस जो आगे के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें खत्म कर दिए गए, उसके लिए फिर इंटरफेसेस वगैरह बना दिए गए। तो ये कुछ बात हुई और क्वेश्चंस की सी++ के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।